हेलो। 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 हाय एवरीवन। लाइव कर चुके हैं। लाइव हैं। आइए, स्वागत है आप सबों का। हेलो। हेलो। हाय एवरीवन। आइए, स्वागत है आप सबों का श्योर 60 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं। वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल द करियर कॉन्शियस टू द एनालिसिस ऑफ QIP 1173। तो चलिए 1173 के एनालिसिस में हम और आप भाग लेते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और आते हैं सेशन के सबसे पहले सवाल पर। अब अगर हम सेशन के सबसे पहले सवाल पर आए तो इस सेशन का सबसे पहला सवाल आपको कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सेंटेंस लिख करके दिया गया है, अगर इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर अगर गिवन ऑप्शंस में से अगर शब्द लिए जाए तो कौन सा शब्द अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है। और जितने भी दोस्त मेरे लाइव हैं, आप कमेंट करना। मैं जान रहा हूं कि आज आप लोग अपने फेवरेट मैच का जो फाइनल है, IPL के जो फाइनल है, उसको आप एंजॉय कर रहे होगे। और जो भी देख रहे हो, कोई इश्यूज नहीं है। whenever you would have time, simply you have to enjoy your classes। और जो भी आप लाइव हो, एक बार कमेंट कर देना whether my voice is audible to you all or not। चलो आते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है आपको, अंडरलाइंड वर्ड जो है अगर इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इसकी जगह किन शब्दों को रखा जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, इसी अर्थ में अगर दूसरे शब्द को रखोगे तो किसे रखोगे। अब देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है। राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव बीन टेलिंग दिस टू यू all the language learners that first of all you have to try to understand the meaning of the sentence. Only then you have to use your knowledge to crack it। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है, लास्ट वीक्स रेन रेवेस्ट द होल सिटी। इसका मतलब क्या, पिछले सप्ताह जो बारिश हुई इसने क्या किया, पूरे शहर को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसका मतलब क्या, वो डिस्टर्ब कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इस सेंटेंस में देखो किस शब्द का प्रयोग किया गया है, रेवेज। और रेवेज का मतलब क्या होता है, एनिहिलेट कर देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको करना क्या है, अब गिवन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन का चुनाव किया जाए इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो रेवेस्ट का मतलब क्या, वो रूंड। इसका मतलब क्या, वो पूरे शहर को जो कि क्या क्या तबाह कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया। तो इसका अगर हम आंसर अगर हम जज करें तो क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी। लेकिन बाकी शब्दों को अगर हम देखें, अगर आप कहते हो रीअफर्म्ड, रीअफर्म्ड का मतलब क्या हुआ, रीअश्योरेंस जो आप देते हो, मतलब क्या हुआ, फिर से कंफर्म जो करते हो, इसी को क्या कहते हो, पुष्टि जो करते हो किसी चीज को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीअफर्म। ठीक है। इसके बाद देखो दोस्त, अगर हम कहते हैं रिसिंडेड, रिसिंडेड का मतलब कहते हैं रिवॉक्ड। किस अर्थ में इसको यूज करोगे, रिवॉक्ड के अर्थ में यूज करोगे। और रिवॉक्ड से मेरा मतलब क्या है, अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन अप किया है, अगर कोई गवर्नमेंट की कोई रूल एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, अगर आपने क्या किया है, कोई निर्णय लिया है एक सर्टेन तारीख तक के लिए, अगर वो तारीख क्रॉस कर जाए तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो अपने आप क्या हो जाएगा, रिवॉक्ड हो जाएगा। रिवॉक्ड हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, वो चीजें जो होंगी नो लॉन्गर वैलिड रहेंगी उस डेट के बाद से। तो जिसको आप कहते हो कि रिवॉक्ड हो चुका है, इसका मतलब क्या हो चुका है, उस डेट से वो चीजें क्या हो चुकी है, इनवैलिड हो चुका है। और अगर आप कहते हो कि इनवैलिड हो चुका है, अगर कोई भी चीज इनवैलिड है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो कि ये चीजें अब अप्लीकेबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के रूल एंड रेगुलेशंस ना तो आप पे एप्लीकेबल है, ना तो सामने वाले पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार की जो है कि क्या कहते हैं कि बाध्यता है। और बाकी अगर हम बात करते हैं रिट्रैक्टेड, अगर हम रिट्रैक्ट के बारे में बात करें तो रिट्रैक्ट के बारे में अगर आप बात करोगे तो इसका मतलब क्या होगा।
अगर हम रिट्रैक्ट के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है व्हाट यू सेड इज नॉट करेक्ट, व्हाट यू स्टेटेड और सेड, व्हाट यू सेड और स्टेटेड इज नॉट करेक्ट, स्टेटेड इज नॉट करेक्ट। इस अर्थ में अगर आपको यूज करना है तो किसको यूज करोगे आप? रिट्रैक्टेड को यूज करोगे। रेसिंडेड के बारे में आपको पता है, रूंड के बारे में आपको पता है, और अफायर्म्ड के बारे में आपको पता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। और इस सेशन का अगर हम अगला सवाल देखें तो अगला सवाल कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। फिर से ये देखो क्या कहता है कि अंडरलाइंड सेगमेंट को अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो इसके बदले गिवन ऑप्शंस में से किसको उठा करके फिल किया जाए कि सेंटेंस क्या हो जाएगा? ग्रामेटिकली, कंटेक्चुअली और मीनिंगफुली हर तरीके से जो कि सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलो सेंटेंस पढ़ करके देखते हैं क्या कहता है कि नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इंप्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट्स। कहता है कि अगर आप कहते हो कि नेशनल डेवलपमेंट, अगर आप कहते हो कि राष्ट्र का विकास हुआ है, अगर राष्ट्र का विकास किस टर्म से जो कि इसको परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि यहां पर रह रहे लोगों का जो जीवन स्तर है, डेली नीड्स और रिक्वायरमेंट्स जो है, क्या वो पहले की तुलना में इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ? अगर कंपैरिजन टू पास्ट, अगर उसकी जो कि जीवन शैली में अगर जो कि इंप्रूवमेंट देखने को मिला है आपको, तो ये कहा जाएगा कि वाकई जो कि नेशनल लेवल पर अगर बात करके देखी जाए तो कहा जा सकता है कि ये क्या था? आपका नेशनल डेवलपमेंट था। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि किन किन चीजों में आपका विकास दिखना चाहिए, आपका विकास दिखना चाहिए। देख लो यहां क्या कह रहा कि आपका जीवन शैली में क्या भोजन की गुणवत्ता, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पहले की तुलना में अब ज्यादा है कि नहीं? ठीक है, पहले लोग अनएडुकेटेड रह जाते थे, अब जो कि सबों को जो है क्या मिल रहा है? शिक्षा का अधिकार भी है और समुचित शिक्षा की व्यवस्था भी उन्हें मिल रही है। सोशल सर्विसेज, सामाजिक तौर पर जो सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, मेडिकल हेल्प और इस प्रकार की चीजें अगर कंपैरिजन टू पास्ट अगर वो चीजें उसके जीवन में अवेलेबल है तो कहा जा सकता है कि यह हमारा क्या था? नेशनल डेवलपमेंट था। नेशनल डेवलपमेंट को इन चीजों में अगर आपको विकास दिखता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कि राष्ट्रीय विकास हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या कहते हो कि डेली मैनेजमेंट्स, आप क्या कहते हैं? पीपल्स डेली अरेंजमेंट्स। डेली अरेंजमेंट्स का मतलब क्या हुआ? दैनिक जीवन में जो वो भोजन करेंगे उसकी पर्याप्त व्यवस्था है कि नहीं, उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स का इंटेक होना चाहिए क्या वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सोशल सर्विसेज, मेडिकल हेल्प एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इस तरह की सारी सुविधाएं अगर मिल रही है कंपैरिजन टू पास्ट, इट मींस दे हैव डेवलप्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड दिस विल बी डिफाइंड एज नेशनल डेवलपमेंट। तो कहता है कि अगर हम डेली अरेंजमेंट्स के बदले में अगर इस जगह पर किसी शब्द को अगर हम फिल करें तो वो क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, तब आप क्या करोगे कि यहां पर देखो लिविंग कंडीशंस, क्या जो है कि जिस तरह के जीवन वो जी रहे हैं क्या जीवन के जो कि स्तर में सुधार है कि नहीं। ठीक है, तब आप क्या करोगे? इस डेली अरेंजमेंट्स को यहां से हटाओगे तो इसकी जगह अगर कोई सब्स्टिट्यूट आएगा तो वो कौन आएगा? आपका आंसर क्या होगा? डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 78 तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? चलो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको ये कहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बल्कि भाषा की समझ, मतलब क्या वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज का ये क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि सेंटेंस जिस तरह का मीनिंग कन्वे कर रहा है उस तरह के मीनिंग में गिवन ऑप्शंस में से किस शब्द का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहो तो होमोफोन्स की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। देखो सेंटेंस क्या कहता है? दे सॉ द ब्यूटीफुल ब्लैंक्स ऑफ द गॉड्स इन द टेम्पल्स। उन लोगों ने मंदिर में क्या देखा? भगवान की खूबसूरत सी प्रतिमा देखी, खूबसूरत सी मूर्ति देखी उन लोगों ने भगवान की। कहां पे देखी? मंदिर में देखा। तो अब आपको यह देखना है कि चार ऑप्शन जो है कि होमोफोन्स सिमिलर साउंड में चार शब्दों को रखा गया है, कोई इसमें मीनिंगलेस होगा, कोई इसमें मीनिंगफुल होगा, तो कोई दो शब्दों का क्या होगा कि साउंड सिमिलर होगा लेकिन स्पेलिंग और दोनों के क्या होंगे? यूसेज करने के तरीके और मीनिंग क्या होगा? डिफरेंट होगा एक दूसरे से। तब यहां पर देखो क्या देखा गया मंदिर में, जो कि क्या कहता है कि यहां देवी देवताओं की खूबसूरत सी प्रतिमा देखी गई। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि प्रतिमा के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखो आइडल्स का मतलब क्या होता है? मूर्ति। मूर्ति कह लो या प्रतिमा कह लो, भगवान की जो कि खूबसूरत मूर्ति देखी गई। आपका आंसर क्या होना चाहिए? योर आंसर शुड बी ए। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, जिसको आप कहते हो आइडियल्स, आइडियल्स का मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति जिसके समान आप बनना चाहते हैं, आप अपने पिता समान बनना चाहते हैं,
अपने माँ जैसा बनना चाहते हैं, आप अपने भाई जैसा बनना चाहते हैं, कोई एमिनेंट पर्सनैलिटीज के जीवन से इंस्पायर्ड हैं, आप उसके जैसा शख्सियत बनना चाहते हैं, दैट पर्सन विल बी योर आइडियल्स। वही व्यक्ति आपका कौन होगा? आदर्श होगा। उस अर्थ में इसको हम यूज करते हैं। अगर हम यहां पर देखें IDOLES, तो यहां पर देखो दोस्त, अगर हम कहते हैं आइडल्स तो ये मीनिंगलेस वर्ड है। अगर आपको प्लुरल में ही रखना है तो ऑलरेडी क्या करोगे? एस तो लगा हुआ है ही है, ठीक है, लेकिन ईएस लगा करके किसी भी शब्द का यहां फॉर्मेशन नहीं होगा। और दूसरी बात है आइडल, अगर आप कहते हो, आपके बारे में कहा जाए कि यू आर सिटिंग आइडल, इट मींस व्हाट? यू आर डूइंग नथिंग। आप बेकार बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो क्या कहा जाएगा? यू इफ यू आर सिटिंग आइडल, इसका मतलब क्या हुआ? बिना काम के आप बैठे हुए हो, इसका मतलब क्या हुआ? समय बर्बाद कर रहे हो। और ऐसे लोग जो होंगे समय बर्बाद करने वाले, ऐसे लोगों को क्या कहोगे? आलसी कह सकते हो, निकम्मा कह सकते हो, क्या कह सकते हो? आइडलर्स कह सकते हो। उस कंटेक्स्ट में आप डी को यूज करोगे। लेकिन सेंटेंस की डिमांड थी कि आपको मूर्ति के अर्थ में चाहिए था, जो कि ऑप्शन आपका क्या है? ए। चलो, अब हम अगेन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या कहता है आपको? चलो देखते हैं क्या कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अगेन आपका क्या है? सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि अंडरलाइंड सेगमेंट के बदले अगर किसी शब्द को प्रयोग में लाया जाए तो बताइए वो कौन सा शब्द होगा। तो सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग समझा जाए। सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है? द ट्रैफिक सर्जेंट प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट, इसका मतलब क्या हुआ? जो ट्रैफिक के अधिकारी थे, ट्रैफिक पे जो तैनात थे कर्मी, उन्होंने ये साबित कर दिया, किस माध्यम से? टेस्ट के माध्यम से साबित कर दिया कि राज वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैफिक पर जो तैनात थे अधिकारी, उसने जो कि टेस्ट के माध्यम से इस बात को साबित कर दिया कि राज जो था किस कंडीशन में था? इनर्ब्रिएटेड कंडीशन में था। इसका मतलब क्या हुआ? ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इसका मतलब क्या? वो शराब पिया हुआ था या ड्रग्स का सेवन किया हुआ था। और ये कैसे साबित किया उसने? टेस्ट के जरिए उसने क्या किया? इस चीज को साबित कर दिया। तो इफ यू आर इन इनर्ब्रिएटेड कंडीशन, इट मींस यू आर डेड ड्रंक। अगर आपके बारे में कहा जाए कि आप पिए हुए हो, तो इसका मतलब क्या है? यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और अल्कोहलिक ड्रिंक्स, और यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, क्या कहोगे? ड्रग्स कह लो, अल्कोहलिक ड्रिंक्स कह लो, ठीक है, या हम कह सकते हैं आपके बारे में यू आर इन इनर्बिएटेड कंडीशंस। तो चलो सोच के तो देखो, अगर इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक शब्द का चयन किया जाए तो इसके बदले आप किसका प्रयोग करोगे? इनर्बिएटेड का प्रयोग करोगे, ठीक है, और आपका आंसर क्या हो गया? ए। अगर हम बाकी शब्दों को देखें, तो अगर हम बाकी शब्दों को देखते हैं दोस्त, तो अब हम बात करेंगे पोनीट। अगर हम पोनीट के बारे में बात करें तो जरा सोच के देखो कि अगर एक शब्द सुना होगा आपने, पोनी, ये क्या होता है? स्मॉल हॉर्सेस होते हैं। स्मॉल हॉर्सेस होते हैं जो सामान्य कदकाठी के जो आपके घोड़े होते हैं उसकी तुलना में इसका साइज छोटा होता है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद क्या है? आप कहते हो सिमोनाइज्ड। सिमोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो आपके पास एक कार है, तो सर्टेन इंटरवल पे क्या करते हो? इसकी आप सर्विसिंग कराते हो, ठीक है, इसकी आप सर्विसिंग कराते हो। सर्विसिंग कराने के पश्चात आप पाते हो कि गाड़ी की चमक कम हो गई है, तो इसकी आप क्या करते हो? पॉलिशिंग कराते हो। और जब आप इसकी पॉलिशिंग कराते हो, जब ये पॉलिश्ड हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? पहले की तुलना में ज्यादा जो कि आकर्षक दिखता है, खूबसूरत सा दिखता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सिमोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ? द व्हीकल दैट हैज बीन पॉलिश्ड एंड ड्यू टू विच इट लुक्स अट्रैक्टिव नाउ, तो उसको क्या कहोगे? सिमोनाइज्ड, ठीक है। इसके बाद को फिर कहते हो पॉक्ड। अगर हम पॉक्ड के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी सरफेस पर जो एक गड्ढा देखते हो, एक होल जो देखते हो, इस होल को रिप्रेजेंट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पोक का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेंटेंस आपसे डिमांड क्या किया था कि टेस्ट के थ्रू यह साबित किया गया कि राज क्या था? इनर्ब्रिएटेड कंडीशन में था। इसका मतलब क्या था? किसके प्रभाव में था? अल्कोहलिक ड्रिंक के प्रभाव में था। इसका मतलब नशीला पदार्थ का सेवन किया हुआ था, एंड दिस वाज प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट। तो देयरफॉर आवर आंसर इज, क्या है आपका आंसर? योर आंसर इज ए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। देखो गिवन सेंटेंस क्या कहता है? ही डजंट बाय शर्ट्स। इसका मतलब वो शर्ट खरीदता नहीं है। तो सोच के देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इज एम आर प्लस V3। अब यहां पर देखो क्या करोगे? शर्ट्स किस नंबर में? प्लूरल। तो क्या करोगे? शर्ट्स आर नॉट बॉट बाय हिम। तो क्या करोगे? शर्ट्स आर नॉट बॉट बाय हिम। शर्ट्स आर नॉट, यहाँ पे देखो ब्राउट है, ब्रिंक का थर्ड फॉर्म, ये क्या क्या है? वर्ब को ही चेंज कर दिया। अगर आप फोकस नहीं रहोगे तो गलती से आप क्या करोगे? बी वाले को टिक आउट कर दोगे। शर्ट्स वर नॉट, पास्ट में तो जाएगा ही नहीं सेंटेंस। शर्ट्स वर नॉट, फिर अगेन पास्ट में जाएगा नहीं। देयरफॉर योर आंसर इज ए। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं देखूं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल्स।
देखो साफ तौर पर आपको इंस्ट्रक्शन के तौर पर आपको यह बात कह दी गई, आपको क्या करना है, देखना क्या कि सेंटेंस का चुनाव करना है जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग सही सही तरीके से हुआ है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, आपको यूज करना है ए या एन का सिलेक्शन करना है, और आपको पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग किसके साथ होता है, किस तरह के नाउन के साथ होता है, जो नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, एट द सेम टाइम योर नाउन शुड ऑल्सो बी काउंटेबल। ऑल्सो बी काउंटेबल, सबसे पहले ये जजमेंट करने के बाद आप क्या तय करते हो, अगर नाउन से डायरेक्टली पहले अगर आपको जो कि आर्टिकल्स ए और एन में से किसी का अगर चुनाव करना है, तब आप क्या कहोगे, अगर देखूंगा मैं वोवेल का साउंड अगर है, वोवेल का साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एन का प्रयोग करूंगा। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, ए का प्रयोग करूंगा। और यहां पर देख रहे हो कि एप्पल का जिक्र हुआ है हर जगह पे, तो एप्पल का साउंड कैसे है, कैसे लिखते हो आप, एप्पल, एप्पल। हिंदी में इसके उच्चारण को देखो, अगर अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, इनमें से अगर स्वर वर्ण में से अगर आते हैं, हिंदी के हिसाब से भी जज करोगे, इसका मतलब इसके साथ एन लगना चाहिए। तो देखो एप्पल के साथ ए लगा हुआ, इसका मतलब ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा देखो, सी परचेज्ड एन एप्पल इन द मार्केट विथ मी, सी ने क्या किया, एक सेब खरीदा मार्केट में मेरे साथ। दूसरा देखो, सी परचेज्ड एप्पल, जब नाउन सिंगुलर और काउंटेबल है तो कोई न कोई आर्टिकल्स होना चाहिए, जो विदाउट आर्टिकल्स यूज हुआ है, तो सेंटेंस ऐसे ही गलत है। सी परचेज्ड अ एप्पल, एप्पल का साउंड है वोवेल का, और लगा दोगे यहां कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो कि ए का प्रयोग कर दोगे, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या आपके पास, योर आंसर इज बी। आपका आंसर क्या है, बी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड दैट इज ऑन द स्क्रीन बिफोर यू। एंड क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, देखो इसके ऑप्शंस को देखते हैं, ये क्या कहता है, इंस्ट्रक्शंस देखें। सबसे पहले, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। आपको क्या कहता है कि ये सेंटेंस मैं आपको लिख के दे रहा हूं, और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस के हैं, और आप ये सोचो कि पैसिव वॉइस में अगर इसको फॉर्म किया जाए तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो क्या करोगे, सी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, इसका मतलब क्या कर रही है वो लड़की, एक नया घर बना रही है। तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है सेंटेंस, तो इसका मतलब जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या करोगे, सी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा। फिर इजएमआर का प्रयोग करोगे, और कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या करोगे, बीइंग का प्रयोग करोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को प्रीपोजिशन बाय के साथ ऑब्जेक्ट की जगह पर रखोगे। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या होना चाहिए, अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय हर। तो यहां पर देखो, अ न्यू हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय हर, चलो सही है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं, अगर सही होगा तो हमें क्या करना होगा, अगर ये ऑप्शन मेरा सही है तो अन्य कोई भी ऑप्शन जो कि सटीक नहीं बैठेगा, सारे हमें क्या करने होंगे, एलिमिनेट करने होंगे। तो इजएमआर प्लस, देखो इजएमआर बीइंग प्लस वी थ्री में होना चाहिए, जबकि यहां देख रहे हो कि पास्ट में ले जा रहे हो, तो ये भी क्या हुआ, एलिमिनेट हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा सेंटेंस, ये भी एलिमिनेट हुआ। और न्यू हाउस, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस लाने का प्रयास, प्रेजेंट परफेक्ट लाने का प्रयास, ये भी आपका गलत। इसका मतलब आपका जो आंसर ए है वही करेक्ट है, एंड दैट इज द राइट आंसर। चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। और 83 कहता है, अप्रोप्रिएट सिनोनिमस वर्ड का चुनाव करिए। और सिनोनिमस वर्ड का चुनाव करिए, किसका सिनोनिमस वर्ड लेना आपको, स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का चुनाव करना है। सेंटेंस का मीनिंग देख लो कि ये स्प्यूरियस का मतलब क्या है। द कंपनी वाज इंगेज्ड इन स्प्यूरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी जो थी वो इन्वॉल्व थी किस चीज में, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। इसका मतलब क्या, धोखाधड़ी के कार्यों में लिप्त थी कंपनी। तो आपको कहता है ये स्प्यूरियस जो है, स्प्यूरियस का सिनोनिमस वर्ड अगर उठाओगे तो क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, इसका अर्थ तो क्या हुआ, फ्रॉडुलेंट हो गया। इसका मतलब क्या, भ्रष्ट पद्धति में लिप्त थी वो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी। अगर बाकी शब्दों को देखूं तो इफेक्टिव आपको पता है, स्पेसियस ज्यादा स्पेस वाला, ये भी पता है आपको। ट्रेंडी अगर कोई चीज है तो इसका मतलब वो चीज फैशनेबल है। तो क्या करोगे, आपका आंसर ऑलरेडी बी आ चुका है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 84। अब अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 84 को, तो शब्द कहता है कि जो शब्द मैंने लिख करके दिए इंट्रिग्यूइंग, तो इसका सिनोनिमस वर्ड बताइए मुझे। तो सिनोनिमसली इसको जब आप यूज करोगे, तो इंट्रिग्यूइंग, इफ समथिंग इज इंट्रिग्यूइंग इट मींस दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो चीजें क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अगर वो चीज इंटरेस्टिंग है तो इसके सिनोनिम्स के तौर पर किसको लोगे, तो यहां देख लो इंटरेस्टिंग ऑलरेडी है। आपके आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, और इसके बाद बाकी शब्दों को अगर मैं देखूं, जिसको आप कहते हो रेविसिंग, जिसको कहते हो स्टनिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ब्यूटीफुल या एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल के अर्थ में इसको यूज करोगे आप। ठीक है, ब्यूटीफुल के रूप में यूज करोगे। इसके बाद को जो चीज ग्लोरीफाइंग है, इसका मतलब क्या हुआ, उस चीज को आप क्या कर रहे हो, अप्रिसिएट कर रहे हो। अप्रिसिएट कर रहे हो, इसका मतलब क्या, वो चीजें क्या है आपकी, प्रेजवदी है। वो चीजें आपकी प्रेजवदी है, प्रशंसा के लायक है।
तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि एज पर द क्वेश्चंस आवर अप्रोप्रिएट आंसर इज इंटरेस्टिंग एंड दैट इज इन ऑप्शन डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो देखो क्वेश्चन नंबर 85 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। तो क्या कहता है कि यहां पर देखो कि एक सेंटेंस को दिया गया है, आपको दिया गया है, ठीक है, और उस सेंटेंस में आपसे पूछ रहा है कि हो सकता है इस सेंटेंस में कोई ग्रामर से संबंधित कुछ अशुद्धियां हो। फाइंड आउट करो कि सेंटेंस के किस सेगमेंट में एरर क्रैप्ट हुआ है। तो चलो देखते हैं। कहते हो कि सजनी सजनी हैड इंटरफेयर इन दिस मैटर। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट के साथ जब हैड का यूज होता है तो आने वाला वर्ब जो होता है वो अक्सर किस में मिलेगा, आपको थर्ड फॉर्म में मिलेगा। चाहे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखे जाएं या कि पैसिव वॉइस में लिखे जाएं, हैज हैव हैड के साथ ऑलवेज क्या होता है, आपका वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। और यहां पर यूज किया आपने इंटरफेयर, तो इंटरफेयर के बदले क्या होना चाहिए, आपको इंटरफेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, इंटरफेयर्ड होना चाहिए। इसका मतलब संजनी ने क्या किया था, सजनी ने क्या किया था, इस मामले में दखलंदाजी की थी, उसमें क्या किया था, अडंगा डाला था उसने। तो देयरफॉर अगर आप एरर का फाइंड आउट करोगे तो किस में निकालोगे, इंटरफेयर वाले पार्ट में निकालोगे। और इंटरफेयर देखो क्या करोगे, यहां इंटरफेयर के बदले इंटरफेयर्ड करेंगे। देयरफॉर योर आंसर इज ए, एंड यू कुड से एरर हैज crept into this part of the sentence and as an option, ठीक है, फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स इट शुड बी ए। चलो आते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अब अगर मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 86, तो देख लो क्या कि क्वेश्चन नंबर 86 है। तो अब यहां से देखो क्या कि ये पैराजंबल्स के क्वेश्चंस हैं। और इसमें देखो ये क्या है, पैराजंबल्स के जब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इसमें दो तीन वेरिएशंस है। सबसे पहले आपको क्या कहता है कि फर्स्ट सेंटेंस, ये बहुत ही पुराना आपका क्या है कि ढर्रा है। आपको कहेगा फर्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 6 आर फिक्स्ड। मतलब क्या, आपको ओपनिंग सेंटेंस का चुनाव नहीं करना है। ओपनिंग सेंटेंस वो ऑलरेडी आपको क्या करेगा, चुन के देगा, और आपको प्रॉपर सीक्वेंस में बाकी चार सेंटेंसेस को क्या करना है, अरेंज करना है। तो चलो ये जो देख रहे हो S1, इसका मतलब क्या हुआ, ये S1 फिक्स्ड है अपनी जगह, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अर्थात आपको क्या करना है, ओपनिंग सेंटेंस का चुनाव नहीं करना है। इसके बाद देखिए अंतिम सेंटेंस का भी चुनाव नहीं करना है। ये जो देख रहे हो सेंटेंस नंबर 6, ये भी क्या है, अपनी जगह फिक्स्ड है। ये दोनों अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। अब बाकी सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, क्रम से रखना है, सिक्वेंसली, मीनिंगफुली, ठीक है, एंड कोहेरेंटली, इसलिए ताकि जो कि आइडिया जो है कि वो क्या हो, उसका ट्रांजिशन सही तरीके से हो। चलो पढ़ के देखते हैं क्या कहता है पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस कहता है टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस। क्या कहता हूं, आज जो ये दुनिया है बहुत छोटी हो चुकी है, और इसके लिए अगर धन्यवाद दिया जाना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, विज्ञान ने जो चमत्कार किए हमारे लिए, जिसकी वजह से विश्वव्यापी तौर पर कहीं भी व्यक्ति हो वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, और इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें विज्ञान को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत यहां से हुई। तो क्या कहा जा रहा है कि आज जो कि दुनिया छोटी हो चुकी है, और इसका श्रेय किसको किसको जाना चाहिए, विज्ञान को जाना चाहिए। चलो ठीक है, अब आपको करोगे कि अब इसके बाद क्या करोगे कि इसके बाद अगर हम अनदर सेंटेंस को रखें तो किसको रखेंगे। तो यहां पर देखो क्या करोगे, जब दुनिया छोटी हो चुकी है, इसका मतलब यहां पर देखो फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स। और जो कि जो वैश्विक देश हैं, दुनिया के जो देश हैं वो हमारे पड़ोसी बन चुके हैं। इसका मतलब क्या, वो हमारे क्या बन चुके हैं, वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स बन चुके हैं। और जब हम उसके नेक्स्ट डोर नेबर बनेंगे तो इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद क्या करोगे, तो जब नेक्स्ट डोर नेबर होगा तो हमारी आबादी उसकी आबादी के साथ क्या होगा, एसोसिएट करेंगी। इसका मतलब क्या, मिंगल होगा। और जब मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन होगा तो इससे क्या होगा, इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम अपने पड़ोसियों के संपर्क में आएंगे तो हम एक दूसरे के विचारों को आपस में क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम आदान प्रदान करेंगे, इसके बाद आर को रखा आपने, फिर क्या करोगे, ठीक है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आप क्या कह दोगे कि चलो सर अब इसके बाद हमें रखने की बारी किसको है। सबसे पहले हमने किसको रख दिया है, सबसे पहले हमने रखा किसको, एस को रखा, और एस के बाद हमने किसको रखा, आर को रखा। तो एस आर का कॉम्बिनेशन कहां बनता है, ये देख लो ऑप्शन में से। एस आर का कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं तो आपके पास बचे हैं दो ऑप्शन। ठीक है, तो अब सिर्फ एक का सिलेक्शन करोगे और जो कि क्या करोगे, आप श्योर हो जाओगे कि आपका आंसर क्या होगा। अब बस हमें तय करना है कि पहले पी आना चाहिए या पहले क्यू आना चाहिए। तो चलो पहले पी को रख करके देखते हैं।
वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट, और धीरे धीरे हम इस चीज को महसूस करने लगे हैं कि द वर्ल्ड इज अ सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। और धीरे धीरे हम लोग इस चीज की अनुभूति हमें होने लगी है कि ये पूरी दुनिया जो है क्या है, एक कोऑपरेटिव ग्रुप है। इसका मतलब क्या, हम उससे उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हम इस क्षेत्र में उसकी मदद करेंगे, वो हमारे इस क्षेत्र में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, पी को रखा, और इसके बाद अगर चलोगे आखिरी सेंटेंस अगर हम देखें तो पी के बाद बचता क्या है, पी के बाद बचता है आपका क्यू, और क्यू में क्या कहता है, अदर रिलीजन्स हैव बिकम फोर्सेस with which we have to reckon, and we are seeking for ways and means by which we can live together in peace and harmony। हम तरीके ढूंढ रहे हैं, दूसरे धर्म वाले जो हैं, दूसरे देश वाले जो हैं, हम ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे उसके साथ हम एसोसिएट करें, कैसे हम एडजस्टमेंट स्थापित करें, और कैसे शांतिपूर्ण तरीके से जो है कि हम एक दूसरे के साथ सामंजस्यता के साथ हम रह सकें। और तब फिर कंक्लूड करोगे सिक्स सेंटेंस से, वी कैन नॉट हैव रिलीजियस यूनिटी। क्या कहते हो कि वी कैन नॉट हैव रिलीजियस यूनिटी, धार्मिक तौर पर हो सकता है कि हमारे बीच जो कि एकता ना हो और शांति ना हो, सो लॉन्ग एज वी असर्ट दैट वी आर इन पोसेशन ऑफ द, ठीक है, लाइट एंड ऑल अदर्स आर ग्रोपिंग इन द डार्कनेस। सबसे पहले आपको क्या छोड़ना होगा, जब हम आपस में मिलेंगे, एसोसिएट होंगे, तो आपको क्या करना होगा कि आप सुपीरियर हो और सामने वाला इंफीरियर है, इस फीलिंग से आपको क्या करना होगा, बाहर निकलना होगा। आप अंधेरे में हो और दुनिया के अन्य देश जो है कि इस मामले में जो कि अंधेरे में है और आप उजाले में हो, आपको इस सोच से क्या करना होगा, निकलना होगा, दूसरे धर्मों को भी, दूसरे लोगों को भी समान समझना होगा, तभी आप उसके साथ एसोसिएट करोगे, अच्छा सा बॉन्डिंग करोगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करोगे, और तब जाकर के जाके एक शांतिपूर्ण इस दुनिया की कल्पना की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो किया है कि पहले हम पी को रखेंगे, बिल्कुल सही है अरेंजमेंट हमारा, देयरफॉर आवर आंसर शुड बी ए। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 87 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, अब ये देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो गिवन इडियम है उसके मोस्ट अप्रोप्रिएट हम क्या करना है, मीनिंग को फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखो दोस्त, आप क्या कहते हो, बैड आयरन, बैड का मतलब बुरा होता है, ये बात पता है आपको। और अगर हम आयरन के बारे में बात करें, मेटाफोरिकली आयरन को यूज किया जाता है आपके जो कि फॉर्चून से रिलेट किया जाता है, आपके भाग्य से रिलेट किया जाता है, फॉर्चून से रिलेटेड किया जाता है। और फॉर्चून, और यहां पर देखो क्या, बैड तो आप जानते हो बुरा, अगर आपका भाग्य ही बुरा है तो इसका मतलब ये क्या दिखाएगा, आपका मिसफॉर्चून दिखाएगा। मिसफॉर्चून का मतलब क्या हुआ, दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य का मतलब क्या हुआ, बैड लक। देयरफॉर योर आंसर इज सी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं 88 की तरफ। अब अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 88 पे, तो क्वेश्चन नंबर 88 आपका कहता है कि सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स। आपको क्या कहता है कि ऐसे सेंटेंस का चुनाव करो जिस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की ग्रामर से संबंधित अशुद्धियां नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, किससे संबंधित अशुद्धियां नहीं है, इसका मतलब स्पेलिंग से संबंधित अशुद्धियां नहीं है। चलो देखते हैं, द मॉल रोड ऑफ आवर सिटी, कोई अशुद्धि नहीं है। इज ऑलवेज, ठीक है, हमेशा। इसके बाद देखो क्या हुआ, टाइमिंग विथ स्ट्रीट वेंडर्स। देखो जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या मीनिंग पता चलेगा। सेंटेंस का मीनिंग कहता है हमारे शहर का जो माल रोड है, ठीक है, वो हमेशा जो है कि स्ट्रीट वेंडर से भरा पड़ा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखो टीमिंग विथ का प्रयोग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसकी स्पेलिंग, टीमिंग विथ। और टीमिंग विथ का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ। फुल ऑफ, या अगर कहोगे कि दूसरा शब्द अगर यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, फिल्ड विथ। ठीक है, भरा होना। इसके बाद कहोगे आपकी आंखें अगर आंसुओं से भरी है तो इसके लिए क्या शब्द यूज करते हो, ब्रेम्ड विथ। ब्रेम्ड विथ। अगर आपका गोडाउन अनवांटेड चीजों से भरा पड़ा है, जैसे कि चूहों से भरा पड़ा है, तो इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, इन्फेस्टेड विथ। इन्फेस्टेड विथ। ठीक है, तो इस तरह से देखो सभी शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, किसे भरा होना। तो आप ही अपने ही शहर के माल रोड के बारे में कहते हो कि ये जो कि रोड है ना, कि हमेशा स्ट्रीट वेंडर से जो कि भरा पड़ा रहता है। सेंटेंस का मीनिंग समझ गए। और फुल ऑफ के अर्थ में क्या होना चाहिए, टीमिंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए, TEEMING। यहाँ टाइमिंग की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो एक ही शब्द को पकड़ करके हम बाकी को देख लेते हैं। यहाँ तो इसकी स्पेलिंग गलत है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। दूसरा अगर हम देखें, फिर यहाँ देखो टाइमिंग के बारे में बात की जा रही है, ये भी आपका एलिमिनेट हुआ। इसके बाद क्या, ऑलवेज टाइमिंग, फिर देखो टाइमिंग के बारे में बात की जा रही है, फिर ये एलिमिनेट हुआ। इसके बाद देखो ये देखो TEEMING, टीमिंग विथ। इसका मतलब क्या हुआ, ये अप्रोप्रिएट स्पेलिंग के साथ लिखा गया है, और आपका आंसर क्या होना चाहिए, योर आंसर शुड बी डी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। तो देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है आपका।
क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स का आप चुनाव करें। और जब हम अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स का चुनाव करें तो किसका, ये जो शब्द आपका अंडरलाइंड है इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स चाहिए। तो सेंटेंस का मीनिंग देख लो, आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल टीचर्स। इसका मतलब क्या, मैं हमेशा किस तरह के टीचर्स की संगति को एंजॉय करता हूं, किस तरह के टीचर्स के संपर्क में रहना मैं ज्यादा पसंद करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। तो क्या कहोगे, वो टीचर जो क्या हो, रिस्पेक्टफुल हो, प्रतिष्ठा क्या कहोगे, आदर के लायक हो। ठीक है, इसका मतलब कौन व्यक्ति आपके नजर में आदत जो कि आदर के लायक होंगे, तो आप क्या कहोगे, जो व्यक्ति जो भी काम कर रहा हो वो अगर निष्ठावान है, अगर वो ड्यूटीफुल है, ईमानदारी से अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है, तो वो व्यक्ति आपकी नजर में क्या होगा, रिस्पेक्टेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस रिस्पेक्टफुल व्यक्ति के लिए अगर हम सिनोनिमसली अगर शब्दों का चयन करें तो आपको क्या करना होगा, ड्यूटीफुल का प्रयोग करना पड़ेगा। एडमायरिंग का मतलब क्या हुआ, जो प्रशंसनीय है। डेरोगेटरी और देखो क्या कि इंसोलेंट, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और दोनों का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान के भाव जिसमें नहीं होते हैं, उसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं शब्द डेरोगेटरी और इंसोलेंट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिमस है। तो चलो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ड्यूटीफुल, देयरफॉर योर आंसर इज सी। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 90 को, तो क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब क्या हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहां पर देखो अनेक शब्दों को यूज करके मैंने कुछ कहना चाहा है। अब बता दो, इनके बदले अगर मैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक शब्द लेना चाहूं तो मैं क्या लूंगा। तो क्या कहता है कि अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, मतलब क्या भावनात्मक जो यादें जुड़ी है आपके पास्ट से, आपके मन में जो वो चीजें हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, पास्ट की जो आपकी जो कि क्या कहते हैं कि पास्ट की जो सेंटिमेंटल मेमोरी होती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, नॉस्टैल्जिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका तो क्या करोगे, डायरेक्टली जो कि आप किस ऑप्शन का चुनाव करोगे, ऑप्शन बी का चुनाव करोगे। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस को देख लें तो यहां पर देखो यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, क्या कहोगे, एक्सेसिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, मतलब क्या कहोगे, एक्सटेसी। एक्सटेसी इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मतलब क्या हुआ, खुशी के जो अत्यधिक भाव जो होते हैं, आंतरिक भाव, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको यूज किया जाता है, आप एक्सटेसी बोल लो या तो यूफोरिया बोल लो। इसके बाद देखिए, जब आप कहते हो मेनिया, मेनिया का मतलब क्या है, ये आपका क्रेजीनेस, पागलपन है। क्रेजीनेस है यानी क्या है, ये आपका मैडनेस है। अब अगर मैडनेस के बारे में कोई आपसे पूछ ले कि बता दो ये कैसा शब्द की श्रेणी में रखोगे, पॉजिटिव वर्ड्स मानोगे या नेगेटिव, तो आप क्या कहोगे, सर ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर कोई भी चीज अगर जो है कि हिस्टीरिया के दायरे में आता है, अगर कोई किसी भी व्यक्ति को कहते हो द पर्सन इज हिस्ट्रियाक, इसका मतलब कि मानसिक कंट्रोल नहीं है उस पे। अगर वो देखोगे कि बेवजह जब रोना शुरू कर देगा, अनकंट्रोल्ड वे में जो है कि वो रोता रहेगा, चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा, या वैसी हरकत करना शुरू कर देगा जो वो रुकने का नाम नहीं लेगा, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिसका खुद के ही मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, और एक तरह की ये क्या है, मानसिक बीमारी है जिसको आप हिस्टीरिया कहते हो। ठीक है, नेम ऑफ अ डिजीज है ये। ठीक है, और व्यक्ति वो व्यक्ति जिस व्यक्ति में इस तरह की परेशानी है, उस व्यक्ति को क्या कहते हो, हिस्टीरियाक कहते हो। चलो दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अब क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स किसका, तो गिवन वर्ड का। गिवन वर्ड क्या, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें क्या हो, इलोक्वेंस हो, जिसकी बातों में इलोक्वेंस हो, वाक्पटुता हो। जैसे देखो अभी हमारे सामने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी जी, तो देखते हो उसके स्पीच में बहुत ज्यादा इलोक्वेंस देखने को मिलता है, भाइयों एवं बहनों कर करके आपका क्या करते हैं, कीमती वोट ले लेते हैं, भले ही इसके बाद जो कि क्या कहते हैं वो आपके मनोनुकूल हो सकता है काम करे अथवा ना करे। तो उसमें क्या था, कन्विंसिंग पावर है उसके स्पीच में। और सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो शिकागो धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद। और उसने क्या किया था, एक्सटेम्पोर मतलब क्या, बिना तैयारी के जो वहां स्पीच दिया था, तो सारे लोग जो थे कि हाईली जो कि इंप्रेस्ड हुए थे, बहुत ज्यादा कन्विंस हुए थे, जहां पर जो कि भारत का परिचय कराया उन्होंने, और विश्व पटल पर जो कि एक अलग इमेज ला करके जो रखे। तो क्या कहोगे, देयर वाज इलोक्वेंस इन हिज स्पीच। और उसके स्पीच में क्या देखने को मिला, जो कि इलोक्वेंस देखने को मिला। इसका मतलब क्या हुआ, पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल। इसका मतलब क्या हुआ, पावर टू इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें क्या था, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता देखने को मिली। तो आप तो समझ गए कि यहां पर इलोक्वेंट का मतलब किस किस केस में यूज हो सकता है। ठीक है, अब देखो कोई भी व्यक्ति मॉडेस्ट है तो इसका मतलब क्या, बिहेवियर है वो।
मतलब क्या पोलाइट इन नेचर है। क्रूशियल है अगर कोई चीज तो इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है वो चीज, इंपॉर्टेंट है वो चीज। अगर आप हम्बल नेचर के हो तो इसका मतलब क्या हो, आप मोडेस्ट हो या सिविलाइज्ड हो। आप क्या कहोगे, मोडेस्ट हो या सिविलाइज्ड हो। तो बचा क्या, अगर ये तीनों नहीं होगा तो हम बिना सोचे समझे सी को तो आंसर लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम सी को आपको जज करके देखना होगा क्या जो हमने लिखा क्या ये सही है भी या नहीं है। इंपॉर्टेंट जिसको आप कहते हो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या, वो व्यक्ति जिसमें एबिलिटी है ही नहीं किसी भी जगह पे अपनी बातों से अपने कर्मों से इन्फ्लुएंस करने की क्षमता है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे, इंपॉर्टेंट कहोगे। और अगर बायोलॉजिकली देखोगे तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा पुरुष जिसमें संतान व्युत्पत्ति करने की जो क्षमता है ही नहीं, जिसको हिंदी में नपुंसक कहते हो, उसके लिए भी इस टर्म को यूज करते हैं जिसका नाम क्या है आपका, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट दोनों में क्या है दोस्त, डिफरेंस है। इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इट मीन्स दैट इज क्रूशियल फॉर यू, दैट इज इसेंशियल फॉर यू, वो चीजें आपके लिए आवश्यक है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्या है, इनइफेक्टिव है वो चीजें। चलो, तो हम लोग अपना आंसर पे आ चुके हैं, देयरफॉर योर आंसर इज सी। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 92। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 92 तो अगेन आपको क्या कहता है कि ब्लैंक्स को फिल करने के लिए गिवन ऑप्शन में से क्या करो कि शब्द का चुनाव करो। सेंटेंस कहता है अ केटल, क्या कहा जा रहा है कि एज केटल आर टू हर्ड, जैसे कि केटल का संबंध किससे है, हर्ड से है, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, सो आर बर्ड्स टू, इसका मतलब क्या कहता है, जिस तरह से हर्ड का संबंध केटल से है, ठीक उसी तरह से किस शब्द का संबंध जो है कि बर्ड से है। तो क्या कहोगे, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स तो कहते ही हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब यहां से देखो क्या करोगे, बाकी चीजों को देखोगे अगर, तो अगर हम कहते हैं पैक, एक कलेक्टिव नाउन्स के रूप में यूज किया जाता है और कलेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। पैक किसके लिए यूज करोगे, वुल्फ्स के लिए यूज करोगे, मतलब क्या हुआ, वुल्फ्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए पैक का प्रयोग करोगे कलेक्टिव नाउन के रूप में। इसके बाद देखिए क्या हुआ, स्ट्रिक जिसको आप कहते हो ना, जैसे देखो बिल्ली टाइप की जो जानवर होती है उसके शरीर पर जो एक धारीनुमा जो रचना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिक कहते हैं। और इसका प्रयोग अगर वर्ब के रूप में करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, रन फास्ट, मतलब तेजी से दौड़ना। और अगर हम लीटर के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, खास करके एनिमल के बच्चों के लिए यूज किया जाता है, जो एक ही मां से जन्मे हुए बच्चे होते हैं और एक ही समय में एक से ज्यादा बच्चे जो जन्म लेते हैं। इसीलिए अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, अ लिटर ऑफ पपीज, कुत्ते के बच्चों के जो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो शब्द कौन सा है आपका, वो शब्द है आपका लीटर। तो इसका मतलब क्या करोगे, अगर हम आंसर का चुनाव करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, योर आंसर विल बी ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 92। अब अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 92 को, तो क्वेश्चन नंबर 92 ये देखो क्या है, अ पीस ऑफ राइटिंग इज ऑन द स्क्रीन बिफोर यू। आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है, अंडरस्टैंडिंग पे ये बेस्ड होगा, समझोगे। एक तरह से इसी को क्या कहते हो आप, क्लोज टेस्ट के पीस कहते हो इसको। चलो पढ़ के देखते हैं क्या कहता है सेंटेंस। कहता है ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज, मतलब क्या यूनिवर्सिटीज, मतलब क्या स्टेट लेवल के सारे यूनिवर्सिटीज, एंड कॉलेजेस और सभी कॉलेज इन उत्तर प्रदेश, मतलब क्या उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, ठीक है। अब इसके बाद देखो वन ऑफ द, जब हम यहां पर देखो ग्रामेटिकल एप्लीकेशन के आधार पर अगर इसको हम फिल करेंगे तो सबसे पहले देखो वन ऑफ का प्रयोग जब होता है तो वन ऑफ के बारे में आपको एक कहानी पता है कि सर जब कभी भी वन ऑफ का प्रयोग करेंगे तो वन ऑफ का प्रयोग करेंगे तो ये तो पता है कि अगर नाउन आएगा तो आर्टिकल्स दी के साथ आएगा, नाउन किस नंबर में आएगा आपका, प्लूरल नंबर में आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए नाउन प्लूरल नंबर में आएगा। अगर इसी एक्सप्रेशन में अगर मुझे एडजेक्टिव्स को यूज करना हो तो आप क्या कहते हो कि सर वन ऑफ के बाद यूज में आने वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना दोस्त, ये क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के होते हैं। तो जरा सोच के देखो कि अब हम ऑप्शंस पे नजर डालें तो यहां पर देखो क्या करोगे, बिगर का प्रयोग करोगे क्या, नहीं। बिग का प्रयोग करोगे, पॉजिटिव डिग्री, नहीं। मोर बिग का प्रयोग करोगे क्या, नहीं, ठीक है। तो बचा क्या, बिगेस्ट, और वन ऑफ के बाद स्टेट आपका प्लूरल नंबर में, तो इसका मतलब क्या हो, आपका ऑप्शन कौन सा फिल हो रहा है, सी। तो सी में क्या है आपका, वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द, यहां पर क्या करोगे, वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट। और दूसरा देखो कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं तो इससे पहले दी भी है, तो दी भी है तो क्या हुआ, सुपरलेटिव के साथ तो दी यूज करते ही हैं, दी के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि होना ही चाहिए द बिगेस्ट। अब इसके बाद देखो नाउन प्लूरल नंबर में चाहिए तो क्या करोगे, स्टेट्स को तो यूज करोगे ही करोगे। चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो फिर क्या कहते हो, ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, और भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, विल नाउ
अब वो राज्य करेगी क्या, विल नाउ। तो सोच के देखो, किसी भी मॉडल्स के बाद जो पहला शब्द आएगा वो वर्ब आएगा, और वर्ब आपको किस फॉर्म में दिखता है, मैंने वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म में दिखता है। तो चलिए ऑप्शन पे, अगर हम ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन से भी आपको क्या होगा, सेंटेंस का अर्थ नहीं भी समझोगे तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से इसको फाइंड आउट कर लोगे। तो यहां पर क्या चाहिए आपको, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चाहिए। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चाहिए, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कहां है आपका, मैनेजिंग चौथे रूप, ऑर्गेनाइजिंग वर्ब का चौथा रूप, हैव मैनेज्ड क्या है, परफेक्ट टेंस। तो ऑर्गेनाइज बचा क्या आपका, फर्स्ट फॉर्म बचा, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो क्या करेंगे, यहां हम ऑर्गेनाइज का प्रयोग नहीं करेंगे क्या, यहां ऑर्गेनाइज का प्रयोग कर लिए। इसके बाद क्या किया आपने, बिगेस्ट स्टेट्स का प्रयोग हमने कर लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आगे चले तो अब चलिए पहले सेंटेंस की मीनिंग को देख लेते हैं कि सेंटेंस कहता क्या है, कहना चाहता क्या है। कहते हो ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, विल नाउ ऑर्गेनाइज अ सेव वाटर रिचुअल। मतलब क्या करेगा कि अब ये राज्य जो है कि क्या करेगा कि एक ऑर्गेनाइज करेगा, क्या ऑर्गेनाइज करेगा, एक सेव वाटर मतलब जल बचाओ अनुष्ठान शुरू करेगा। ठीक है, नेम्ड जल जल भरो, इसका मतलब क्या, किस नाम से जो है कि एक नए जो कि अभियान की शुरुआत करेगा, जल भरो अभियान की शुरुआत करेगा, एक नए अनुष्ठान की शुरुआत करेगा। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश जो है वो अपने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में क्या करेगा, जल भरो अभियान की शुरुआत करेगा, उसका सूत्रपात करेगा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ किसकी जगह पे, लैंप लाइटनिंग। ठीक है, इन प्लेस ऑफ लैंप लाइटनिंग टू इनोग्रेट देयर एनुअल कन्वोकेशंस। मतलब क्या हुआ कि वार्षिक जो उत्सव होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, उसकी जगह पर वो क्या करेंगे, दीप प्रज्वलन की जगह पर वो क्या करेंगे, दीप प्रज्वलन की जगह पर क्या करेंगे, सेव वाटर जो रिचुअल्स है, जो अनुष्ठान है, उसकी शुरुआत करेंगे। तो जल भरो अनुष्ठान की शुरुआत करेंगे। तो अभी भी देखोगे, अगर उत्तर प्रदेश में देखोगे, हरियाणा में देखोगे, तो आपको क्या मिलेगा, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आपको मिलेगा कि कैसे जो कि बारिश के पानी को संरक्षित कैसे किया जाए। ठीक है, ताकि वाटर क्राइसिस हमें झेलना ना पड़े, इससे कैसे बचा जाए। तो बारिश के पानी को क्या करोगे, स्टोरेज करोगे। तो देखोगे उसके मैदानों में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि पानी इकट्ठा किया जाए, और उसको प्यूरिफाई करके फिर क्या करोगे, आप अपने पर्पज से उसको यूज में लाओगे। चलो आते हैं आगे। अब आगे कहता है द स्टेट शुड इंस्टॉल रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स। तो क्या कहता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स को क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए ऑन इट्स कैंपस, अपने कैंपस में। जैसे कि हमारे कैंपस में भी जब आप आओगे कि ये जल भरो अभियान के तहत जो कि इस तरह के क्या देखोगे कि इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और बारिश के पानी को इकट्ठा करने का उपक्रम है अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद देखो जल भरो सिग्निफाइज। अब ये देखो क्या होगा, जल भरो किसको सिग्निफाइज करता है। अब देखते हैं ऑप्शन थर्ड, दो का हम लोगों ने फिल कर लिया है, अब देखते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड में आपका क्या कहता है, देखो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर थ्री, थ्री में देखो क्या क्या है आपका, होल्डिंग है, मूविंग है। इसके बाद प्रोसीडिंग, ये तो कार्रवाई के लिए यूज करते हैं हम लोग। होल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि इसकी जरूरत नहीं है, मूविंग। और स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना, किस चीज को मजबूत करोगे, विजन ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति का जो ये विजन है, ये सपना जो है, इस सपने को हम क्या करेंगे, मजबूती देंगे। दिस सेरेमनी सिंबलाइजेस द, और ये सेरेमनी जो है कि किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो यहां पर क्या करोगे, स्ट्रेंथनिंग ले लो। इसके बाद देखोगे कि ये सेरेमनी किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो यहां पर देखो क्या कहते हैं, देखो सिग्निफाइज। ठीक है, यहां पर देखिए सिग्निफाइज। इसके बाद देखो क्या कि जल शक्ति। इसके बाद दिस सेरेमनी सिंबलाइजेस द, अब क्या करोगे, इमेंस इंपोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण का जो अत्यधिक महत्व है उसको सिंबलाइज करता है, उसको सिग्निफाइज करता है, उसको महत्व देता है कि जल को संरक्षित करना कितना जरूरी है हमारे लिए। तो क्या करोगे, इस अर्थ में जो यूज करोगे, यहां पर किसको यूज करोगे, इमेंस को यूज करोगे, इमेंस इंपोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन। Whereas the lamp lighting ceremony symbolized removing darkness through education and spreading the light of learning. यहां पर जैसे देखो इस इनिशिएटिव्स को जो लिए जा रहे हैं, एनुअल जो फंक्शंस होते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जो होते हैं, उसकी जगह अब कौन सा अनुष्ठान कराया जाएगा, उसकी जगह पे जल भरो जो अभियान है उसको लॉन्च किया जाएगा। सारे कैंपसेस वगैरह में क्या होंगे, इस तरह के प्लांट लगेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से क्या किया गया था। ठीक है, आपको क्या कहता है, वेयर एज द लैम्प लाइटनिंग सेरेमनी सिंबलाइजेस रिमूविंग डार्कनेस। जैसे देखो जब साल भर के अंदर जब दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया होती है, वो किस चीज को सिंबलाइज करता है, अज्ञानता रूपी अंधकार से। ठीक है, और जो कि क्या कहता है कि
क्या कहते हो, अज्ञानता रूपी अंधकार से हम निकल करके जो कि शिक्षा रूपी प्रकाश में जो कि अपने जीवन को देखें। तो अंधकार से प्रकाश की ओर एजुकेशन का ये पर्पस था, लेकिन अब जो कि कहते हैं उसके पर्पस को टू ग्रेटर एक्सटेंट फुलफिल कर लिया गया है। अब जाकर के इसी जगह पर हम लोग किस चीज को सिग्निफाइज करने जा रहे हैं, ठीक है, डार्कनेस थ्रू एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग द लाइट ऑफ लर्निंग। हम क्या करते थे, स्प्रेड करें ज्ञान की जो ये जो कि कहता प्रकाश है जो आलोकित हो रही है, इसको हम क्या करें, फैलाएं। इट इज रियली अ, जब यहां अ का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब क्या चाहिए, नाउन चाहिए, ठीक है। इट इज खाली जगह अ का प्रयोग यहां हुआ तो यहां देखो इनिशिएटिव्स है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे नाउन है, और यहां पे जगह खाली है तो इसका मतलब यहां क्या चाहिए आपको, और एडजेक्टिव चाहिए। तो कहने का मतलब क्या कहोगे, अगर इस दिशा में जो प्रयास किए गए हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो कहता है कि वो इनिशिएटिव्स कैसे हैं, इसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं कैसे हैं। लाउडेबल मतलब क्या हुआ, ये इनिशिएटिव्स लिया गया प्रयास कैसा है, प्रशंसनीय है। लेवल तो चाहिए ही नहीं, लोअर कम है नहीं, लाउडर नहीं, बल्कि यहां पर क्या करिएगा, यहां साउंड के बारे में तो बात हो नहीं रही कि आप लाउडर के बारे में सोचोगे, तो क्या करोगे, लाउडेबल। इसका मतलब क्या हुआ, लाउडेबल का मतलब यहां क्या है, प्रशंसनीय, अप्रिसिएबल, प्रेजवर्दी, ये कह सकते हो कि इस दिशा में किया गया ये जो प्रयास है ये क्या है, अपने आप में जो कि प्रशंसनीय है। चलो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, और नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 98। सेंटेंस पढ़ोगे, सेंटेंस जो मीनिंग आपको कन्वे करेगा उस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग अप्रोप्रिएटली होना चाहिए, बस आपको क्या करना है, यही जजमेंट लेना है। सेंटेंस कहता है द कोचेस डिसाइडेड टू खाली जगह द रेगुलेशंस मोर स्ट्रिक्टली बिकॉज द कैंडिडेट्स वर नॉट पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग सेशन। अगर मान लो ट्रेनिंग सेशन पे जो खिलाड़ियों को ले जा रहे हैं, ट्रेनिंग रिगरस ट्रेनिंग के दौर से जो गुजारना चाह रहे हैं कोचेस, तो उनकी बातों को जो है कि इग्नोर कर रहे हैं जो भी ट्रेनी है। तो वो क्या चाह रहे हैं कि एक काम करते हैं कि जो कि स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। और जब स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस का इंप्लीमेंटेशन होगा तो सही तरीके से जो है कि क्या खिलाड़ी ट्रेन होकर के जो कि फाइनल मैच खेलने के लिए जा पाएंगे। तो जरा सोच कर देखिए, डिसाइडेड टू खाली जगह रेगुलेशंस, नियम कानून को जो कि क्या स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जरा बताइए, इंप्लीमेंट करने के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, एंजॉय का नहीं, प्रोवाइड का नहीं, सप्लाई का नहीं, इनफोर्स। इनफोर्स का ही मतलब हुआ इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट। और इसी अर्थ में एक शब्द और देखोगे, इंपोज। इंपोज का मतलब क्या होता है, ये भी लागू करना होता है, लेकिन आपकी सुविधा असुविधा का ध्यान रखे बगैर, एक तरह से क्या हुआ, लाद देना। लादना का मतलब क्या हुआ, सर्विस टैक्स देना आप नहीं चाहते हो, लेकिन अगर आप बिजनेस मेकिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, एक सर्टेन परसेंटेज जीएसटी के तहत आपको देना ही पड़ेगा। तो आपकी मजबूरी है, आपको देना ही पड़ेगा। अगर व्यवसाय करना है तो देना ही पड़ेगा, आपको सुविधा हो असुविधा हो, गवर्नमेंट को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। तब आप कह सकते हो द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अस हैवी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, ऑन अस, हम पे क्या क्या है, लाद दिया है। और जब आपकी सुविधा असुविधा का ध्यान रखा जाता है, प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रख करके इंप्लीमेंट किया जाता है, तो इसके लिए इंप्लीमेंट या इनफोर्स जैसे शब्द का प्रयोग करोगे। तो यहां पर क्या हो गया, योर आंसर इज सी। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज अगेन, क्या कहता है कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन है। पहले देखो गिवन सेंटेंस क्या कहता है, पेरुमल हैज गिवन अ चैलेंजिंग असाइनमेंट। पेरुमल ने क्या किया है, एक चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट दिया है, किसको, न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स को। जैसा देखो क्या कि हमारे ही गुरुकुल में जब न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स आते हैं तो गौरव सर उसको क्या करता है, एक चैलेंजिंग असाइनमेंट देते हैं कि बेटा देखता हूं कि आपकी जो है कि मेटल क्या है, विद्युता क्या है, वेदर यू आर एबल टू accomplish the task or not। तो यहां पर देखो क्या कहा गया, पेरुमल हैज गिवन अ चैलेंजिंग असाइनमेंट, ठीक है। चैलेंजिंग असाइनमेंट, अ चैलेंजिंग असाइनमेंट यही ऑब्जेक्ट है, पेसिव बनाओगे तो यही सब्जेक्ट बनेगा, और हैज है प्लस V3 है तो पेसिव किस में बनेगा, हैज बीन, हैव बीन प्लस V3। तो क्या करोगे, अ चैलेंजिंग असाइनमेंट हैज बीन गिवन टू द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स बाय पेरुमल, इस तरह से बनाओगे। अ चैलेंजिंग, देखो असाइनमेंट हैज बीन गिवन बाय पेरुमल टू द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। चलो इसके बारे में सोचेंगे, बाकी पहले हम एलिमिनेट तो कर लें। चलो उल्टा चलते हैं, अ चैलेंजिंग असाइनमेंट हैड बीन, एलिमिनेट हो गया। अ चैलेंजिंग असाइनमेंट वाज गिवन, एलिमिनेट हुआ। अ चैलेंजिंग असाइनमेंट विल हैव बीन, एलिमिनेट हुआ। इट मींस योर आंसर इज ए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एंड दैट इज ऑन द स्क्रीन बिफोर यू, एंड द क्वेश्चन इज, कहता है ये सेंटेंस पढ़कर देखो, क्या इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार की ग्रामर से संबंधित कोई त्रुटियां है क्या।
अगर त्रुटि है तो बताओ, सेंटेंस के किस सेगमेंट में त्रुटि है, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और गिवन सेंटेंस कहता है यू नो दैट आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तुम्हें पता है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है। एंड ऑल्सो दैट ऑल बुक्स आर माई फेवरेट, और जितनी भी किताबें हैं सारी की सारी किताबें मेरी क्या है, पसंदीदा है। बट यू डोंट नो, लेकिन तुम्हें यह बात नहीं पता, दैट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक। तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है दोस्त, प्लूरल नंबर में होता है, और यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है तो आर्टिकल्स दिया आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे, वन ऑफ माई फेवरेट बुक के जगह क्या करोगे, बुक्स करोगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, किस पार्ट में एरर निकालोगे, बट यू डोंट नो दैट दिस इज वन ऑफ, ठीक है, माई फेवरेट बुक्स, तो बुक में एस ऐड करोगे, देयरफॉर योर आंसर इज सी। चलो दोस्त, इस एनालिसिस के साथ हम लोगों ने QIP 1173 का सक्सेसफुल समापन किया, और एवरीडे की तरह इसी समय मैं आपके चैनल पे उपस्थित होता रहूंगा और आपके साथ मिलकर के एनालिसिस करता रहूंगा। तो चलो आज के इस मुलाकात को यहीं विराम दिया जाए, और विश करता हूं कि आपका पसंदीदा टीम IPL फाइनल को जीत जाए। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ आज की इस कार्रवाई को विराम देता हूं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।